नमस्कार, सुप्रभात बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांध शेखर। शुरुआत तो बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सहरसा से है, जहां बेकाबू ट्रक ने 14 साल के एक युवक को कुचल डाला है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जिससे नाराज लोगों ने जमकर बवाल काटा और सड़क पर आगजनी कर रोड को जाम कर दिया। घटना सदर थाना क्षेत्र के केहरा शर्मा चौक की है। हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर और खलासी मौके से फरार हो गए। वहीं नाराज लोगों को समझाने पहुंचे अधिकारियों को भी लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, तो ट्रक से कुचलकर युवक की मौत सहरसा में हुई, जिसके बाद लोगों का गुस्सा देखने को मिला। खबर भोजपुर से है, जहां बाइक सवार अपराधियों ने एक किराना दुकानदार को गोली मार दी और दहशत फैलाने के लिए हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। घटना कृष्णागढ़ थाना क्षेत्र के सरैया बाजार की है। गोली लगने से जख्मी दुकानदार कन्हैया यादव को बेहतर इलाज के लिए पटना भेजा गया है। कल देर शाम जब दुकान बंद कर वो वापस लौट रहा था, तभी बाइक सवार 3 अपराधियों ने उसके पेट में गोली मार दी। फिलहाल घटना की वजह का पता नहीं चल पाया है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शरद यादव की जेडीयू में वापसी की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि जेडीयू के किसी नेता ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन सियासत में कुछ भी असंभव नहीं और चुनावी साल में सियासी समीकरण बदलने में देर नहीं लगती। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलके में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि शरद यादव की घर वापसी हो सकती है और फिर से शरद जेडीयू में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता शरद यादव के संपर्क में हैं और नीतीश की पार्टी के नेताओं से उनकी बातचीत भी चल रही है। अभी तो संभावनाओं का राजनीति संभावना की चीज है, क्या होता है अभी बहुत दिन है समय चुनाव में। पुराने समाजवादी नेता है शरद जी, हम लोग के बहुत पुराने मित्र हैं नीतीश जी, हम लोग बहुत दिन तक राजनीति किए हैं, शरद जी उनके नेता रहे हैं, इसमें क्या दो राय है। शरद यादव के एनडीए में वापसी के कयासों को लेकर सत्ता पक्ष संभल कर बयान दे रहा है। जेडीयू और बीजेपी दोनों को लगता है कि महागठबंधन में अपनी उपेक्षा से नाराज होकर अगर शरद पुराने खेमे में आते हैं तो उसका फायदा ही होगा। महागठबंधन में वो घुटन महसूस कर रहे हैं और ऐसे में अगर वो कोई निर्णय लेते हैं तो ये बहुत चौंकाने वाला नहीं होगा। शरद जी अगर आना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर जेडीयू को फायदा होगा और एनडीए को भी उसका लाभ मिलेगा। वहीं विरोधी गुट को ये बात हजम नहीं हो रही, तभी तो बात हाथ फैलाने से लेकर स्वाभिमान तक की हो रही है। कौन कहां जा रहा है, क्या जा रहा है, जेडीयू दरवाजे दरवाजे, नगरी नगरी, द्वारे द्वारे जेडीयू घूम रही है, नेता खोज रही है और तेजस्वी यादव जी के नाव पर 12 करोड़ जनता सवार हो गई है। जो नीतीश कुमार उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाए हों, जिस नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बनाने वाले शरद यादव हैं, उस शरद यादव को अपमानित क्यों? तो जहां उन्होंने इतनी अपमान झेला, मुझे नहीं लगता है कि शरद यादव जी स्वाभिमान को दरकिनार करके किसी पद के लिए किसी के पास जा सकते हैं, खासकर वैसे व्यक्ति के पास जो उनका ही अपमान किया हो। वैसे सियासत में शरद यादव कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं। वे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन पार्टी अध्यक्ष पद से हटने और फिर महागठबंधन के टूटने के बाद उन्होंने जेडीयू से नाता तोड़ दिया था और अपनी अलग पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल बनाई थी। अब शरद की एंट्री विधानसभा चुनाव से पहले क्यों अहम है, ये भी जान लीजिए। दरअसल महागठबंधन में हाशिए पर चल रहे हैं शरद यादव। आरजेडी की टिकट पर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा, हार गए। विरोधी खेमे में उचित सम्मान नहीं मिलने से है नाराज। जेडीयू में वापसी से शरद की सियासत में सक्रियता बढ़ेगी। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से रवेश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो क्या शरद यादव वाकई जेडीयू में जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इन सब के बीच चुनावी साल में नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला जारी है। कोसी सीमांचल में अपने रुतबे के लिए पहचान बना चुकी रुपौली विधायक और मंत्री बीमा भारती हालांकि खुद तो जेडीयू के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उनके पति पाला बदलते हुए इस बार आरजेडी से चुनावी ताल ठोकने की तैयारी में हैं। न्यूज 18 पर पति पत्नी ने अपनी सियासी चाल की जानकारी साझा की। बिहार के चुनावी साल में नेताओं की सियासत भी तेज हो चली है। पाला बदलने की शुरुआत पहले जेडीयू के श्याम रजक ने की और अपनी पुरानी पार्टी आरजेडी में वापसी कर ली।
फिर आरजेडी के 6 विधायकों ने भी पाला बदलते हुए नीतीश का दामन थाम लिया, तो अब पूर्णिया से कोसी की सियासत भी गरमाने लगी है। बिहार सरकार की गन्ना विकास मंत्री बीमा भारती के आरजेडी नेताओं से संपर्क में होने की चर्चा जोर पकड़ने लगी, तो न्यूज 18 ने बीमा से बात कर उनका पक्ष जानना चाहा। बीमा ने साफ कर दिया कि वो तो जेडीयू के टिकट से ही चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उनके पति अवधेश मंडल इस बार आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे। आपके पति से आरजेडी वालों ने संपर्क किया, वो आरजेडी से लड़ेंगे और आप जेडीयू से लड़ेंगे? हाँ, वो आरजेडी से प्रयास कर रहे हैं लड़ने का, आलमनगर विधानसभा से। हम जदयू से लड़ेंगे, रुपौली से। तो वहीं मंत्री बीमा भारती के पति अवधेश मंडल ने भी न्यूज 18 पर अपनी बात रखी और खुद को आरजेडी के टिकट का उम्मीदवार भी बता दिया। अब तक जेडीयू का साथ देते रहे, लेकिन इस बार पाला बदलने की तैयारी है। तो जब आरजेडी वालों ने आपसे कहा कि आप अपने पत्नी को भी लेकर आरजेडी में आए, तो आपने बात की अपनी पत्नी से? नहीं, हम बात क्या, हम बोले कि आप जो है अपनी बात कीजिए, हम क्या बात करेंगे, हम अपने बारे में आए हैं, हमसे बात कीजिए। आप आलमनगर के लिए आए हैं, आलमनगर से बात, उसके लिए बात कीजिए आप। तो आपके लिए बेहतर आरजेडी रहेगा? हाँ, मेरे लिए आरजेडी रहेगा। आखिर इन दोनों पति पत्नी की सियासत क्यों खास है सीमांचल के कोसी बेल्ट में, वो भी जान लीजिए। क्योंकि बीमा भारती ने 2005 छोड़कर सभी विधानसभा चुनाव में रुपौली सीट से जीत हासिल की है। बीमा भारती पहली बार 2010 में बिहार सरकार की मंत्री बनी। पिछले साल जून में हुए नीतीश कैबिनेट विस्तार में उन्हें दोबारा जगह जरूर मिली। पति अवधेश मंडल की पहचान कोसी इलाके के दबंग के तौर पर होती है और उनके नाम का सिक्का यहाँ चलता है। बाहुबली अवधेश मंडल की पुरानी अदावत स्थानीय शंकर सिंह के साथ रही है। कुख्यात शंकर सिंह कोसी बेल्ट में अपनी प्राइवेट आर्मी चलाते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। 1 सितंबर से पार्टी चुनाव प्रचार का आगाज करेगी। इसके जरिए पार्टी 100 वर्चुअल रैली करने वाली है। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने बताया कि वर्चुअल रैली में राहुल गांधी सहित कई वरिष्ठ नेता और मंत्री स्टार प्रचारक के तौर पर शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी बाढ़ के वक्त भी बिहार आना चाहते थे, लेकिन कोरोना काल और सुरक्षा कारणों की वजह से उनका दौरा टाल दिया गया। लोगों के बीच फिजिकली जाना, बड़ी रैली करना वो संभव कम है। तब हम तो चाहते थे कि ट्रेडिशनल तरीके से ही होना चाहिए चुनाव। इस वक्त हमारा संदेश पहुंचाने के लिए मेरे साथी एआईसीसी के सेक्रेटरी अजय कपूर जी है, उन्होंने जिम्मा लिया है अपने आप पे। और पहले कल से हम शुरू करेंगे। गैलेक्सी ऑफ लीडर्स मेरे पास बिहार में है, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, वो भी मेरे स्टार प्रचारक रहेंगे। नेशनल लीडर्स बाहर से भी, पूरे देश से बिहार में जो हमें उपयोगी हो सकते हैं, वो भी मेरे स्टार प्रचारक रहेंगे। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी का बड़ा सहयोग हमें हर बार रहता है। इस बार भी हम विनती करेंगे, उनकी एक बहुत बड़ी रैली हमने वर्चुअल रैली कर ली है। हम चाहते थे कि बाढ़ में वो भी आना चाहते थे लोगों के बीच और सबसे मिलना चाहते थे, पर अनफॉर्चुनेटली जो सिक्योरिटी का एक प्रॉब्लम होता है, सिक्योरिटी ने कहा कि नहीं, अभी वहाँ पे लॉकडाउन है और हम इजाज़त नहीं देते हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच सीट बंटवारे पर बात होने लगी है। एनडीए के 2 महत्वपूर्ण घटक दल जेडीयू और बीजेपी के बीच में 50-50 का यानी कि 50-50 का फॉर्मूला बनाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि दोनों दल अपने सहयोगियों के बीच सीटों का बंटवारा करेंगे। मसलन जेडीयू मांझी को देखेगा तो बीजेपी अपने कोटे से एलजेपी को सीटें देगी। नेताओं का कहना है कि शीर्ष नेतृत्व आसानी से सब कुछ तय कर लेगा और इसमें कार्यकर्ताओं की भावनाओं का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। लोकसभा में हम सब लोग आधा आधा लड़े थे, आधा आधा लड़ना चाहिए, ये मेरा अपनी मेरी मान्यता है कुल मिलाकर के। और फिर जहाँ तक एलाइज हमारे हैं, अब एलाइज से ये एक बात चल रही है कि जिस एलाइज का जो कंफर्टेबल हैं उनको फिर उनसे करना चाहिए। हमारी पार्टी सबों को विश्वास में लेकर के फैसला करेगी, जाकर के कहीं दिक्कत नहीं होगा। पिछला इतिहास देखिए, लोकसभा के चुनाव में कितना आसानी से
हमने सीटों का बंटवारा किया और 40-39 विजयी हुए। जाकर आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कहीं सीटों के बंटवारे में दिक्कत नहीं जाकर के है। जो भी बातें हैं वो एक कयास है जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। हमारे जितने भी घटक दल हैं एनडीए के, इन बिटवीन सारे घटक दल हमारी बैठक होगी शीर्ष नेतृत्व की और वहाँ पे चीज़ें तय हो जाएंगी। और जब चीज़ें तय हो जाएंगी तो जो बातें तब आएंगी वो एक्चुअल होंगी। तो ये कयास है कि 100 सीट, 110 सीट, 20 सीट, 33 सीट, जो भी वो जस्ट एक कयास है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो बीजेपी और जेडीयू इसको लेकर आश्वस्त कि बहुत आसानी से सीटों का बंटवारा कर लिया जाएगा। अगर चुनाव में किसानों को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी रणनीति बना रही है। पटना में बीजेपी किसान मोर्चा की कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें यह तय हुआ कि पार्टी कार्यकर्ता किसानों की समस्याएं सुनेंगे, साथ ही केंद्र और बिहार सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। और किसान के प्रस्ताव को हम समर्थन करते हुए हैं। जय हिंद, भारत माता। तय किया है कि हम हमारे जो कार्यकर्ता हैं बूथों के अंदर जाकर गांव-गांव में सरकार की किसान हितैषी योजना को बताने का काम करें और इस बात पर विशेष हम फोकस करेंगे कि समाज के अन्य क्षेत्र के लोग, जैसे सेवा क्षेत्र के लोग या अन्य सेक्टर के लोग, सब इकट्ठा होकर किसी तरह के अपने हक अधिकार को लेते हैं और सरकार से मांग करते हैं या समाज के अंदर अपनी पैठ बनाते हैं। उसी तरह से हम किसान से भी अपील करना चाहेंगे कि हम सभी का जाति है, चाहे किसी धर्म का है, किसी समाज का है, हम किसान हैं और इसलिए किसान ही हमारी जाति होनी चाहिए। इस बैठक में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो देश के किसानों के लिए जो काम किए गए हैं उसकी हम चर्चा कर रहे हैं और बिहार सरकार के द्वारा जो कृषि रोड मैप लाए गए हैं उससे किसानों को जो लाभ हुआ है ज़्यादा, उन बातों पर विस्तार चर्चा हम कर रहे हैं। इधर पूर्व सांसद रामा सिंह ने आरजेडी में शामिल होने की बात दोहराई है। वैशाली के जंदाहा में उन्होंने कहा कि अब आरजेडी नेतृत्व को तय करना है कि कब उन्हें पार्टी में शामिल कराया जाता है। रामा सिंह ने अपने समर्थकों के साथ बैठक भी की, जहां उन्हें सम्मानित किया गया। चर्चा है कि रामा सिंह मेहनार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके लिए हम लोगों ने राजद के प्रति जो है अपना सहमति व्यक्त किया है। अब राजद के जो वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई है और अब उन लोगों पर है कि पार्टी में हमारी ज़रूरत है नहीं है, कब शामिल कराएंगे, उसकी तिथि क्या होगी, किस डेट पे शामिल कराएंगे, तो वो तो निर्भर करता है उन पर। लेकिन हम उस पार्टी में उसकी सदस्यता के लिए हम अपनी सहमति जो है पहले दे चुके हैं। कुछ और खबरों की करते हैं बात। आज से देश भर में जेईई मेन परीक्षा शुरू हो रही है, जो 6 सितंबर तक चलेगी। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 570 से 660 कर दी है। परीक्षा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी और सेकेंड सिटिंग की परीक्षा दोपहर बाद 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। छात्रों को केंद्र पर परीक्षा से 2 घंटे पहले पहुंचने को कहा गया है। इस साल एक कमरे में कम से कम छात्रों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इस बार एंट्री के नियम भी बदल दिए गए हैं। परीक्षा केंद्र में छात्रों के प्रवेश के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन के साथ गोल घेरा बनाने को कहा गया है। वहीं अगर जरूरत पड़ी तो एंट्री के लिए बैरिकेडिंग बनाने का निर्देश भी दिया गया है। सिटिंग अरेंजमेंट में भी सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन का निर्देश दिया गया है। देश भर के छात्रों के विरोध के बावजूद आज से ये परीक्षा शुरू हो रही है। देखने वाली बात यही होगी कि किस तरह से इस परीक्षा का संचालन किया जाता है। बहरहाल बांका की खबर, बांका की लापरवाह पुलिस के खिलाफ आज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और घंटों सड़क जाम कर हंगामा किया। पुलिस के खिलाफ पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी सड़क पर उतरी थी। काफी देर बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामे को शांत करवाया। दरअसल लोगों का गुस्सा बांका पुलिस के खिलाफ था। लोगों की माने तो पिछले दिनों शंकरपुर के करीब अपराधियों ने बम विस्फोट किया था, जिसके बाद एक आरोपी को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। बाद में पुलिस ने उसको छोड़ दिया, जिसके खिलाफ लोगों में गुस्सा था और इसी वजह से लोगों ने यहां पर हंगामा किया है। जो बमबाजी करने वाला व्यक्ति था, बमबाजी किया, घटना किया और उसमें से हम लोग एक अपराधी को पकड़े। अपराधी को पकड़ने के बाद प्रशासन को हम लोग ने सूचित किया, प्रशासन भी आए और उसके बाद जो है प्रशासन को जब उसको दिए तो बोला कि हम लोग कार्रवाई करेंगे। प्रशासन उसको सेम डे ही छोड़ दिया। उसी दिन
जबकि उस अपराधी ने कई लोगों का नाम बताया। अपराधी कहाँ का था? सारा खड़ियारा का था। उधर सीतामढ़ी पुलिस ने गर्लफ्रेंड को महंगा गिफ्ट देने के लिए फर्जी लूटकांड की रिपोर्ट दर्ज कराने के मामले का खुलासा किया है और 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों ने अपने दोस्तों की मदद से लूट की साजिश रची। हवाला का 14 लाख रुपया लेकर लौट रहे युवकों ने 2 लाख रुपए की लूट की रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन पूछताछ में मामले का खुलासा हो गया। जांच में जो आएगा तो कार्रवाई तो होगी, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। सर जो पैसा दिया था उसका भी नाम आएगा, उस पर भी कार्रवाई होगी क्या? जो पैसा दिया था उन लोगों को, अगर जांच में आएगा कि उनकी संलिप्तता है इसमें तो निश्चित कार्रवाई होगी। तीसरा सर जो अज्ञात है, अज्ञात को तो ये लोग जानते ही होंगे कौन था साथ में, पूरा अज्ञात है। बिल्कुल जानते होंगे, ये नहीं जानते हो तो बाकी उनका जो कोई साथी है वो जानता है। खबर बेगूसराय से। बेगूसराय पुलिस ने 28 अगस्त को दिन दहाड़े तेघड़ा थाना क्षेत्र के तेघड़ा बाजार में हुए ज्वेलरी दुकान में लूटकांड मामले सहित 5 वारदातों का खुलासा करते हुए एक महिला समेत 11 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से लूटे गए आभूषण भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने इनके पास से 3 किलो 500 ग्राम सोने के आभूषण, 1 किलो से अधिक चांदी के आभूषण के साथ ही कई हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस ने इनके पास से एक बोलेरो और बाइक भी जब्त की है। गिरफ्तार अपराधियों में एक पर विभिन्न थानों में 8 मामले दर्ज हैं। 28 अगस्त को दिन दहाड़े तेघड़ा थाना क्षेत्र के तेघड़ा बाजार में अपराधियों ने राजलक्ष्मी ज्वेलर्स में लूटकांड की घटना को अंजाम दिया था। 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इनसे पूछताछ में उन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की। इसके अलावा इस केस के अलावा और 4 अन्य कांडों का भी उद्भेदन हुआ है, जिसमें से एक मुख्य है जो बीएड बाजार में एक आभूषण की दुकान से लूट की गई थी। तो 28 अगस्त को दरअसल इस लूटकांड को अंजाम दिया गया था। इसी लूटकांड में पुलिस ने एक महिला समेत 11 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही 3.5 किलो सोने के आभूषण भी बरामद कर लिए गए हैं। इसके अलावा कई हथियार और बोलेरो भी पुलिस ने जब्त की है। बेगूसराय की दरअसल ये घटना है जब 28 तारीख को लूटकांड की वारदात को अंजाम दिया गया था। बड़ी खबर गया से, जहां पर भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है। 3 अपराधियों ने डकैती की है। तो गया से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है। भीषण डकैती हथियार के नोक पर यहां पर डाली गई है। करीब 3 लाख की नकदी की लूट यहां पर की गई है। तो गया से बड़ी खबर, जहां हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। करीब 3 लाख नकदी रुपए लूट लिए गए हैं। हथियार के नोक पर डकैती की गई है। तस्वीरें भी आपके सामने आप देख सकते हैं। 3 अपराधी आए थे और उन्होंने बंदूक की नोक पर इस घटना को अंजाम दिया। करीब 3 लाख की नकदी लूटकर वो अपने साथ ले गए। गया में लूट की इस घटना को अंजाम दिया गया है। करीब 3.5 लाख के करीब की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिस घर में लूट की घटना को अंजाम दिया गया। 3 की संख्या में अपराधी यहां पर घुसे और हथियार के बल पर 3 लाख की नकदी लूट कर ले गए। तो गया से लूट की ये घटना सामने आई है। तस्वीरें भी आपके सामने है जहां पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। आप देख सकते हैं 3 की संख्या में अपराधी यहां पर पहुंचे और जो बताया जा रहा है, जो जानकारी मिल रही है कि 3 लाख कैश लूट कर वो अपने साथ लेकर गए हैं और कई सारे कीमती सामान भी लूट में शामिल हैं। हुआ 3 गो आया, घुसा और गन ठेकाया और सारा चोरी करके चल गया। क्या क्या था ले गया है? पैसा था बक्सा में, पैसा था, जेवर भी था, जो शादी में चढ़ा था ना, चैन ऊन वही था, चैन कान वाला। कितना पैसा था? पैसा 3 लाख रुपया था। मजबूत इच्छा शक्ति और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है पूर्णिया की 2 बेटियों ने। गरीब ऑटो चालक की दोनों बेटियां एथलेटिक्स में नेशनल खेल चुकी हैं और अब एक बेटी का चयन खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। पूर्णिया की 14 साल की शालिनी का चयन साइकिलिंग में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए हुआ है। शालिनी 2017 में एथलेटिक्स में नेशनल खेल चुकी है।
जबकि शालिनी की बड़ी बहन तान्या भी एथलेटिक्स में 3 बार नेशनल खेल चुकी है। और ये सब संभव हो सका है शालिनी और तान्या के पिता दिनेश की मजबूत इच्छा शक्ति के कारण। पेशे से ऑटो चालक पिता दिनेश की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि आज शालिनी का चयन खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए हो सका। खेलो इंडिया का ट्रायल हुआ था तो ट्रायल दिए तो इतनी आगे तक पहुँचे। हमारे पापा सुबह सुबह 3 बजे ही उठा देते थे, बेटा चलो प्रैक्टिस करना है तो लीजिए तुम लोग तैयार हो जाओ, उसके बाद मैं लेके चलूँगी। तो सुबह सुबह मेरे पापा बाइक से रहेंगे और हम लोग रोड रनिंग करते जाते थे। रोड रनिंग करके जाएंगे, फिर स्टेडियम जाएंगे, वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। गरीब ऑटो चालक दिनेश ने दंगल फिल्म की पटकथा को हकीकत में बदलने की कोशिश की है। दिनेश ने कभी भी अपनी आर्थिक स्थिति को बेटियों की सफलता के आड़े नहीं आने दिया। बेटियों की सफलता से दिनेश खुद को काफी गौरवान्वित महसूस करते हैं। और मेरा ख्वाहिश हमारी बेटी हमको पूरा करके दी। कितना गर्व महसूस हो रहा है? बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। आगे क्या चाहते हैं? आगे चाहते हैं कि आगे हमारे और बेटियाँ गोल्ड लाए, उससे आगे और बढ़े, उससे आगे और बढ़े। बहरहाल खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शालिनी का चयन होने के बाद अगले 5 वर्षों तक केंद्र सरकार द्वारा उसे ट्रेनिंग के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। जरूरत है राज्य सरकार भी आगे बढ़कर ऐसे खिलाड़ियों की मदद करे ताकि गरीबी और अभाव के कारण देश की प्रतिभा दम न तोड़े। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।